आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के नए सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काईज। इस चैप्टर का कंटेंट एनसीईआरटी की नई बुक क्यूरियोसिटी ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस के चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम मून के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा के उगने और डूबने का समय रोज़ रोज़ बदलता रहता है। हम कैलेंडर्स के ओरिजिनेशन के बारे में बात करेंगे। हम लूनर, सोलर और लूनी सोलर कैलेंडर्स को डिस्कस करेंगे और उनको कंपेयर भी करेंगे। हम फेस्टिवल्स और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के लिंक्स को एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द मून के बारे में। जैसा कि हम सब ने देखा है कि यदि हम मून को अलग अलग डेज पर आसमान में ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे कि अलग अलग डेज पर मून की शेप अलग अलग दिखाई देती है। जब रिसर्चर ने मून के अपीयरेंस में दिखने वाले इस चेंज को सीरियसली स्टडी किया तो ये देखा कि मून की अपीयरेंस में होने वाला ये चेंज एक पैटर्न को फॉलो करता है और ये एक नेचुरल साइक्लिकल प्रोसेस होती है जिसको कि मून हर 29.5 डेज में रिपीट करता है। मून की अपीयरेंस में दिखने वाले इस चेंज को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने मून को डेली और रेगुलरली ऑब्जर्व करना शुरू करा और उसकी स्काई के अंदर उसकी लोकेशन को और उसकी शेप को रिकॉर्ड करना शुरू करा। पहला ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड फुल मून डे के बाद जब फर्स्ट टाइम सनराइज हुआ उस समय पर किया गया। यह देखा गया कि फुल मून डे के बाद जब सनराइज हुआ उस टाइम पर मून की लोकेशन वेस्टवर्ड डायरेक्शन में थी और मून एक फुल सर्कल की तरह दिखाई दे रहा था। जब इस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखा गया तो नेक्स्ट डे ये देखा गया कि मून आसमान में सन की तरफ मूव कर गया, यानी कि सन से उसका डिस्टेंस डिक्रीज हो गया और उसके ब्राइटर पार्ट का साइज रिड्यूस हो गया। जब इस ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू किया गया तो देखा गया कि एक हफ्ते के बाद मून की लोकेशन ओवरहेड यानी कि सर के ऊपर है और मून का शेप हाफ ऑफ ए सर्कल जैसा हो गया है। इस ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करने पर यह देखा गया कि हाफ ऑफ ए सर्कल के बाद मून फर्दर सन की तरफ मूव करता जाता है और उसके ब्राइटर पार्ट का जो शेप साइज है वो और भी रिड्यूस होता चला जाता है। करीब 15 डेज के बाद मून सन के और करीब चला गया और आसमान में इनविजिबल हो गया। इस इनविजिबिलिटी की स्टेट के बाद क्योंकि सनराइज के टाइम पर मून को लोकेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए रिसर्चर्स ने सनसेट के टाइम पर मून को आसमान में लोकेट करना और उसकी शेप को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिसर्चर्स ने ये देखा कि इनविजिबल स्टेट के बाद धीरे धीरे मून का ब्राइटर पार्ट का साइज फिर से इंक्रीज होने लगा। करीब एक हफ्ते में ये हाफ ऑफ ए सर्कल के बराबर हो गया और 2 हफ्ते में ये फुल मून के बराबर हो गया। तो इस साइक्लिकल प्रोसेस को जो कि रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व करा उसको इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। हम ये देख सकते हैं कि फुल मून के स्टेट से धीरे धीरे मून का जो ब्राइटर पार्ट है उसका साइज रिड्यूस होता चला जाता है। करीब एक हफ्ते में ये हाफ ऑफ सर्कल के बराबर हो जाता है और 2 हफ्ते में ये आसमान में इनविजिबल हो जाता है, जिसको कि हम न्यू मून स्टेट बोलते हैं। जिस पीरियड में मून फुल मून के स्टेट से न्यू मून के स्टेट पर जाता है उसको हम वेनिंग पीरियड बोलते हैं और हिंदुइज्म में इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसके विपरीत जिस फेज में मून न्यू मून के स्टेट से फुल मून के स्टेट में जाता है, जहाँ पर कि उसके ब्राइटर पार्ट का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, उस फेज को हम वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। हिंदुइज्म में इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब वेनिंग पीरियड के दौरान जब फुल मून के स्टेट से मून हाफ ऑफ ए सर्कल हाफ मून की स्टेट पर जाता है तो
इस पीरियड के दौरान करीब जो इसका ब्राइटर पार्ट है उसका साइज एक सर्कल के 50% से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे गिब्बस फेज कहा जाता है। इसी तरह से हम अगर वैक्सिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पर भी जब मून हाफ मून के स्टेट से फुल मून के स्टेट की तरफ मूव करता है तो उसका जो ब्राइटर पार्ट है वो एक सर्कल के 50% से ज़्यादा होता है, और इसीलिए इस फेज को भी गिब्बस फेज कहा जाता है। इसके विपरीत अ, अ, इसके विपरीत वेनिंग फेज में जब मून हाफ हाफ मून की स्टेट से न्यू मून की स्टेट में जाता है तो उसके ब्राइटर पार्ट का साइज हाफ ऑफ ए सर्कल से कम होता है, इसलिए इसे क्रेसेंट फेज कहा जाता है। इसी तरह से वैक्सिंग पीरियड के दौरान भी जब मून न्यू मून के स्टेट से हाफ मून के स्टेट में जा रहा होता है तो इस दौरान इसके ब्राइटर पार्ट का साइज हाफ ऑफ ए सर्कल से कम होता है, इसलिए इस फेज को भी हम क्रेसेंट फेज कहते हैं। जैसा कि अभी हमने मून के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस किया, तो इस पॉइंट पर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस का अराइज होना स्वाभाविक है। जैसे कि ऐसा क्यों होता है कि मून अपनी शेप को चेंज करता है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि जब मून सन से दूर होता है तब तो फुल मून की तरह दिखाई देता है, और जब सन के पास चला जाता है तो न्यू मून स्टेट में चला जाता है। इन दोनों ही प्रश्नों का समाधान इस बात में है कि सन, अर्थ और मून का रिलेटिव पोजीशन स्पेस के अंदर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मून स्फेरिकल शेप का होता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका केवल एक हिस्सा ही सन को फेस कर रहा होता है। अब मून की अपनी तो कोई लाइट होती नहीं है, तो सन से आने वाली रेज जब मून के उस हिस्से पर पड़ती है जो हिस्सा सन को फेस कर रहा है, तो मून का वो हिस्सा इल्यूमिनेटेड हो जाता है। इसके विपरीत मून का दूसरा हिस्सा नॉन इल्यूमिनेटेड रहता है। हम यह भी जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करता रहता है। इस रेवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सन का इल्यूमिनेटेड पार्ट ही अर्थ को फेस कर रहा होगा। कभी ऐसा होता है कि सन का इल्यूमिनेटेड पार्ट अर्थ को फेस कर रहा होता है, उस समय पर हम कहते हैं कि मून फुल मून स्टेट में है, जिसे हम हिंदुइज्म में पूर्णिमा भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मून का नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट अर्थ को फेस कर रहा होता है, और उस समय पर हम ये कहते हैं कि मून न्यू मून स्टेट में है, इसे हम हिंदुइज्म में अमावस्या भी कहते हैं। परंतु ज़्यादातर समय पर मून का इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन का कॉम्बिनेशन अर्थ को फेस कर रहा होता है। अब क्योंकि हमें सिर्फ इल्यूमिनेटेड पार्ट ही दिखाई देता है, और अलग अलग समय पर इल्यूमिनेटेड पार्ट का अलग अलग प्रोपोर्शन अर्थ से विजिबल होता है, इसीलिए मून की जो शेप होती है वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग दिखाई देती है। मून के शेप में होने वाले इस चेंज को एक्सपेरिमेंटली भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि लेफ्ट में दिए हुए इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि एक लड़की ने एक सॉफ्ट वाइट बॉल के अंदर एक स्टिक को इंसर्ट करके उसे अपने हैंड में होल्ड किया हुआ है, कुछ इस तरह से कि जो बॉल है वो आर्म्स लेंथ पर लोकेटेड है, और और राइट साइड में एक बल्ब जल रहा है। ये बल्ब सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइट कलर की ये सॉफ्ट बॉल मून को रिप्रेजेंट कर रही है, और लड़की का फेस अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लड़की ने स्टिक के द्वारा बॉल को कुछ इस तरह से होल्ड किया है कि बॉल की पोजीशन लड़की के हेड के ऊपर है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जब बॉल की पोजीशन ई पॉइंट पर है, उस समय पर बॉल का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो बॉल के एक हिस्से को इल्यूमिनेट कर रही है, तो जो इसका इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो लड़की को विजिबल नहीं है। सिर्फ नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट ही लड़की के चेहरे की तरफ है। अब यह लड़की इस अरेंजमेंट को लेकर के रोटेट करते हुए पॉइंट ए पर पहुंचती है, तो उस समय पर बॉल का इल्यूमिनेटेड पार्ट लड़की के फेस के सामने होता है। और हम
और इन बिटवीन पोजीशंस में हम ये देख रहे हैं कि बॉल का इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट का कॉम्बिनेशन लड़की के फेस की तरफ होता है। अ, तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब मून हम एक एनालॉजी स्टेब्लिश कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट और मून के रेवोल्यूशन में, कि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो इसी तरह से मून के इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट का कॉम्बिनेशन अर्थ को फेस कर रहा होता है। अब क्योंकि सिर्फ इल्यूमिनेटेड पार्ट ही दिखाई देता है और अलग अलग पोजीशंस पर इल्यूमिनेटेड पार्ट का अलग अलग प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा होता है, इसलिए मून की शेप रोज अलग अलग दिखाई देती है। जैसा कि इस डायग्राम में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब बॉल की लोकेशन बल्ब की तरफ है, यानी कि बॉल ई पॉइंट पर है, तो उस समय पर इस समय पर ये बॉल बल्ब के सबसे करीब है, लेकिन बॉल का जो नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है वही लड़की के फेस की तरफ है। ये बात इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जब मून सन के करीब होता है तो न्यू मून स्टेट में दिखाई देता है। इसके विपरीत जब लड़की ने रोटेट होते हुए बॉल को ए पॉइंट पर लेके गई तो तो बॉल बल्ब से सबसे दूर पोजीशन पर चला गया और यहाँ पर बल्ब का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वही लड़की को विजिबल है। तो ये बात ये रिप्रेजेंट करता है कि जब मून सन से सबसे दूर पोजीशन पर होता है तो उस टाइम पर मून का इल्यूमिनेटेड पार्ट ही अर्थ पर विजिबल होता है और इसलिए मून फुल मून की स्टेट में होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा के उगने और डूबने का समय डेली बदलता रहता है। यह देखा गया है कि डेली चंद्रमा के उगने और डूबने के समय में 50 मिनट का फर्क पड़ गया है। मतलब कि यदि आज मूनराइज 2 बजे हुआ है तो कल 2:50 पर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड और मून के रेवोल्यूशन की स्पीड अलग अलग होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। इस रोटेशन की वजह से ही अर्थ पर दिन और रात का निर्माण होता है और इस रोटेशन की वजह से ही हमें कोई भी दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, इसलिए ऐसा लगता है कि सनराइज ईस्ट में हो रहा है और सनसेट वेस्ट में हो रहा है, या फिर मूनराइज ईस्ट में हो रहा है और मूनसेट वेस्ट में हो रहा है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है कि मून ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है और सन भी ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। इसी तरह से मून भी अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन परफॉर्म करता रहता है और ये रेवोल्यूशन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती रहती है। लेकिन मून के रेवोल्यूशन की स्पीड और अर्थ के रोटेशन की स्पीड अलग अलग होती है। जब 24 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करती है तो उस समय पर मून अपने ऑर्बिट में 13 डिग्रीज ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि डे 1 पे एक लड़की अर्थ के किसी पार्ट पर खड़ी है, कुछ इस तरह से खड़ी है कि मून उसके सर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। जब 24 घंटे के बाद अर्थ रोटेट होगी और ये लड़की वापस इसी पोजीशन पर आएगी तो उस समय पर मून इस लड़की के सर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मून अपने ऑर्बिट में 13 डिग्रीज ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट हो चुका होगा। तो मून को वापस लड़की के सर के ऊपर लाने के लिए अर्थ को करीब 50 मिनट और रोटेट करना पड़ेगा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ताकि मून लड़की के सर के ऊपर आ सके। इसीलिए हम ये देखते हैं कि डेली मून राइज के टाइम में 50 मिनट का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मून जब तक अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है मून 13 डिग्रीज आगे शिफ्ट हो जाता है। इस एक्स्ट्रा 13 डिग्रीज के पोजीशन चेंज की वजह से अर्थ को करीब 50 मिनट रोटेट होना पड़ता है, ताकि मून वापस से उसी स्थिति में पहुंच सके जहां पर वो पिछले दिन पर था।
अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करती रहती है। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ 24 आवर्स का टाइम लेती है। अर्थ के द्वारा कंप्लीट किए जाने वाले एक रोटेशन के टाइम को, जो कि 24 आवर्स का होता है, उसे हम कैलेंडर में 1 डे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हम यह भी जानते हैं कि मून के फेजेस की साइकिल 29.5 डेज में कंप्लीट होती है। इतने समय को हम कैलेंडर्स में मंथ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन परफॉर्म करती रहती है। एक रेवोल्यूशन को अर्थ 365.25 डेज में कंप्लीट करती है, मतलब कि 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। इतने समय में ही वन साइकिल ऑफ सीजन कंप्लीट हो जाता है। इतने समय को कैलेंडर्स में ईयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लूनर कैलेंडर्स क्या होते हैं। क्योंकि पहले के समय में कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स तो होते नहीं थे, इसलिए पहले के लोग नेचर में एग्जिस्ट होने वाले साइक्लिकल इवेंट्स को ऑब्जर्व करके ही समय का अनुमान लगाते थे। जैसा कि पहले के लोगों ने ये देखा कि मून के फेजेस की जो साइकिल है वो 29.5 डेज में कंप्लीट हो जाती है। उन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि जब एक साइकिल ऑफ सीजन्स कंप्लीट होती है तो उतने समय में मून के फेजेस की 12 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जितने समय में एक साइकिल ऑफ सीजन कंप्लीट होती है उतने समय के अंदर 12 लूनर मंथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक लूनर मंथ 29.5 डेज का होता है। तो इस तरह से लूनर कैलेंडर के अंदर 12 लूनर मंथ्स हुआ करते थे। एक लूनर मंथ 29.5 डेज का होता था। इस तरह से जो लूनर कैलेंडर का ईयर होता था वो 354 डेज का होता था। अ, अब क्योंकि एक सीजन ऑफ साइकिल को कंप्लीट होने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है, इसलिए ये देखा गया कि लूनर कैलेंडर और सीजन्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि किसी साल तो किसी एक महीने में बरसात का सीज़न होता था और नेक्स्ट ईयर किसी दूसरे महीने में बरसात का सीज़न होता था। तो इस वजह से क्योंकि लूनर कैलेंडर में 354 डेज होते थे, इस वजह से सीजन्स मंथ्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रही थी और इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। स्पेसिफिकली किसानों को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आता था कि इस साल किस महीने में बरसात का समय आएगा। तो इस वजह से खेती में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए यह रियलाइज़ किया गया कि कैलेंडर में जो मंथ्स होते हैं उनको सीजन्स के साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से सोलर कैलेंडर्स का जन्म हुआ। आज के समय में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को वाइडली यूज़ करते हैं। यह एक प्रकार का सोलर कैलेंडर ही होता है। सोलर कैलेंडर में एक साल इक्वल होता है उस समय के जितने समय में अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अर्थ एक रेवोल्यूशन को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365.25 डेज का टाइम लेती है, यानी कि 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लेती है। इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो मंथ्स होते हैं उनके अंदर जो डेज हैं उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। या इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के कुछ मंथ्स 30 डेज के होते हैं, कुछ मंथ्स 31 डेज के होते हैं और फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है। अब क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो टोटल ईयर 1 ईयर है वो 365 डेज का होता है, इसीलिए हम 6 आवर से लैग करते रहते हैं। तो इस एनोमली को या इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या किया गया कि हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा लीप डे ऐड कर दिया जाता है, जो कि फरवरी के महीने में किया जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में
हर वो साल जो कि 4 से डिविजिबल होता है, जैसा कि 2024 या 2024, अब ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो ये एक लीप ईयर होगा। और एक लीप ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तो इस तरह से जो हमने कैलेंडर के अंदर 365 डेज रखा था, हालांकि अर्थ जो रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है सन के अराउंड, उसमें 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो जो हम 6 आवर्स को छोड़ रहे थे, उसको हमने इकट्ठा करके 4 साल में, जो कि 24 आवर्स का टाइम बनता है, तो हमने एक एक्स्ट्रा दिन 4 साल में लीप डे के नाम पर ऐड कर दिया, और उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम सोलर कैलेंडर की हेल्प से सीजन्स को और मंथ्स को सिंक्रोनाइज करने में सफल हो सके। इंडिया के बहुत से पार्ट्स में लूनी सोलर कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कैलेंडर होता है जिसमें लूनर और सोलर दोनों ही कैलेंडर के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। लूनर कैलेंडर की ही तरह एक लूनी सोलर कैलेंडर में भी 12 लूनर मंथ्स होते हैं। इस तरह से लूनी सोलर कैलेंडर का एक ईयर 354 डेज का होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक लूनर कैलेंडर का ईयर होता है। लेकिन इस कैलेंडर की एक एडिशनल खूबी यह है कि इसमें हर 2 से 3 साल में एक एक्स्ट्रा लूनर मंथ ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम आधिका मास कहते हैं या इंटर कैलेंडर मंथ कहते हैं। ऐसा करने से जो लूनी सोलर कैलेंडर का ईयर होता है वो सीजन्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरे ऑफिशियल कैलेंडर का इस्तेमाल भी करती है, जिसे इंडियन नेशनल कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर की ही तरह इंडियन नेशनल कैलेंडर में भी 12 मंथ्स होते हैं और 365 डेज होते हैं। परंतु ग्रिगोरियन कैलेंडर के विपरीत इंडियन नेशनल कैलेंडर में कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जिसमें 28 या 29 दिन हो। इंडियन नेशनल कैलेंडर में सभी महीनों में या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। इस कैलेंडर के हिसाब से साल की शुरुआत 22 मार्च से होती है, और इस कैलेंडर में एग्जिस्ट करने वाले सेकंड से लेकर के 6 मंथ्स में 31 डेज होते हैं और बाकी सभी मंथ्स में 30 डेज होते हैं। लीप ईयर में इस कैलेंडर में 366 डेज होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे को ऐड किया जाता है। इसीलिए जो लीप ईयर होता है वो इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से 21 मार्च से शुरू होता है। इसमें जो पहला महीना होता है, जिसको हम चैत्र बोलते हैं, उसमें 31 दिन होता है। इस कैलेंडर के जो मंथ्स हैं उसके नाम इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से रखे गए हैं, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ एटसेट्रा। इस कैलेंडर को 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि पूरी इंडिया में एक यूनिफॉर्म कैलेंडर सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सके। बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स मून के फेजेस के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इनकी सेलिब्रेशन की डेट लूनर या लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जैसे दिवाली कार्तिक महीने की अमावस्या को सेलिब्रेट की जाती है, होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को सेलिब्रेट की जाती है, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को सेलिब्रेट की जाती है, ईद उल फित्र रमज़ान महीने के अंत में क्रेसेंट मून को देखने के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, और दशहरा अश्विन महीने के 10वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्योंकि इन फेस्टिवल्स की डेट या तो लूनर या लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड की जाती है, इसीलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में साल दर साल इन फेस्टिवल्स की डेट शिफ्ट होती रहती है। यदि किसी फेस्टिवल की डेट लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड की गई है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में साल दर साल उनकी डेट्स में शिफ्ट तो होता है, परंतु उनकी डेट्स में होने वाला ये शिफ्ट एक महीने से कम का ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूनी सोलर कैलेंडर लूनर और सोलर कैलेंडर के बीच में एग्जिस्ट करने वाले अंतर को फिल करने के लिए हर 2-3 साल में अपने अंदर एक इंटर कैलेंडर मंथ जोड़ लेता है। इसके विपरीत लूनर कैलेंडर लूनर और सोलर कैलेंडर के बीच में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंस को फिल करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसीलिए जिन फेस्टिवल्स की डेट लूनर कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड की जाती है,
वो फेस्टिवल्स ग्रेगोरियन कैलेंडर में साल दर साल अलग अलग महीनों में भी आ सकते हैं। जैसे कि ईद उल फित्र, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में साल दर साल अलग अलग महीनों में अकर करता है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स को अर्थ की डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च करा है। ये मैनमेड सैटेलाइट्स भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और अपनी एक रेवोल्यूशन को करीब 100 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ये आर्टिफिशियल या मैनमेड सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस से करीब 800 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की सहायता से हम कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग, नेविगेशन, डिसास्टर मैनेजमेंट और साइंटिफिक रिसर्च जैसे कामों को कर सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। इसके द्वारा लॉन्च की गई कार्टोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स की हेल्प से हम अर्थ की बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स ले सकते हैं, जिसकी सहायता से मैप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और ये डिसास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट भी इसरो का ही मिशन है, जिसकी सहायता से हम स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने मून के फेजेस के बारे में पढ़ा, हमने कैलेंडर्स के ओरिजिन को डिस्कस किया, हमने लूनर, सोलर और लूनी सोलर कैलेंडर्स के डिफरेंस को स्टडी किया, हमने फेस्टिवल्स और मून फेजेस के लिंक को भी जाना और हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच।